Jai Hind and welcome back to this second content-rich session of research and editorial analysis powered by GrowthMount UPSC। आज के इस हमारे दूसरे सत्र में हम लोग एक टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संपादकीय लेख के बारे में बात करेंगे, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही उच्च कोटि का प्रबंध है, उच्च कक्षा का निबंध है। जैसे हमें शीर्षक दृश्यमान है, यूएस चाइना या कह लीजिए यूएस रशिया चाइना टाइट्रोप, यानी कि इन तीनों देशों के संबंधों को यहाँ उजागर करता लेख है। प्लस इन तीनों के संबंध में केंद्र में भारत को रखकर यह जो पूरा क्षेत्र है उसको लेखक ने एक्सप्लोर करने का प्रयास किया है। यह बहुत ही अच्छे किस्म का, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छे किस्म का यह लेख है, जिसके ऊपर हम लोग कई सारे पहलुओं पर बात करेंगे। और यह लेख की चर्चा भी हम लोग दो ही चरणों में करेंगे। प्रथम चरण में हम लोग लेख के निष्कर्ष के बारे में देखेंगे, जो कि हमारा शुरुआती बिंदु रहेगा, और बाद में उसके बाद लेख की महत्वपूर्ण बातें यानी कि द हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। यहाँ संशोधित तत्वों का कोई उपयोग यहाँ हमें नहीं लग रहा, क्योंकि यह प्रबंध ही, यह लेख ही अपने आप में एक संशोधन है। तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने का, अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। अगर विषय संबंधी हमें यह लेख को जोड़ना है तो निसंदेह यह इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि हमारे जीएस पेपर 2 का भाग है, और इंटरनेशनल रिलेशन में भी इंडिया एंड इट्स इंटरनेशनल रिलेशन के इश्यू को जो है यह लिंक करता है, उसके साथ संबंधी है। तो मुख्य रूप से यहाँ हमें यह लिखना उचित रहेगा कि यह जीएस 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उसके साथ यह लेख संबंधी है। और भारत को केंद्र में रखकर इन तीन देशों का जो नेक्सस है, यह तीन देशों का जो संबंध है, उसको एक्सप्लोर करने का प्रयास करता है। देखेंगे लेख की शुरुआत इस आर्टिकल की तस्वीर के साथ करेंगे, जो कि हमारे पास फिजिकल फॉर्म में उपलब्ध रहती है। देखिए, लेख अनीता इंद्र सिंह नामक महिला लेखक के द्वारा लिखा गया, और यह महिला लेखक दरअसल अध्यापन का कार्य कर रही है, और ये एक फाउंडिंग प्रोफेसर है इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के, जो कि नई दिल्ली स्थित है। तो आमतौर पर ये महिला या ये हमारे आज के लेखक अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, प्रोफेसर है। देखते हैं आगे। देखिए, अगर लेख का निष्कर्ष की बात करें तो हमने एक मुद्दा तो समझ लिया कि लेख दरअसल यूएस रशिया चाइना का जो नेक्सस है, या आप कह लीजिए संबंध है, उसकी बात करता है। उसके मध्य में भारत को रखता है, और साथ ही में भारत व चाइना के संबंधों की भी बात करता है, और ये भी देखने का प्रयास कर रहा है कि कौन कौन से देश हमें हमारे पक्ष ले रहे हैं, हमें सहयोग दे रहे हैं, या कौन कौन से देश जो है वो हमारे प्रतिपक्ष में है, हमारे विरोधी है। तो कुल मिलाकर, जैसे मैंने आपको बताया कि कई पहलुओं पर बात की गई है, जिसमें दो चीजें लेखक ने मध्य में रखी है, केंद्र में रखी है। उसमें से एक है भारत की स्थिति या भारत का स्थान, और दूसरा जो है वो है इन तीन राष्ट्रों के बीच में, इन तीन राष्ट्रों का जो इक्वेशन है, या आप कह लीजिए इन तीन राष्ट्रों की केमिस्ट्री है, उसके बारे में लेखक बात करते हैं। ठीक है, तो ये निष्कर्ष की बात रही। हम लोग अगर लेख की महत्वपूर्ण बातें देखें, यानी कि द हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल, तो लेखक ने जो शुरुआत की है वो चीनी नीतियों के साथ शुरुआत की है। लेखक ने बोला है कि जो भारत का विस्तारवादी, आर्थिक व सैन्य रूप से मजबूत ऐसा जो राष्ट्र है, जो कि चीन है, वो चीन भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है, निरंतर दबाव डाल रहा है। तो यहाँ हमें लिखना उचित रहेगा, चीन दबाव भारत पर, और कई सारे क्षेत्रों में डाल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में ही डाल रहा है, मगर कई सारे क्षेत्रों में डाल रहा है। अगर उसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो सबसे प्रथम रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर डिस्प्यूट, जिसमें हम गलवान क्लैशेस की बात कर सकते हैं, जिससे हम सब लोग वाकिफ है। ठीक है, कितना टेंशन हो गया था, और
ऐसी परिस्थिति, युद्ध स्थिति दरअसल आ गई थी, युद्ध की परिस्थिति का निर्माण हो गया था। फिर चीन का ये रहेगा प्रथम मुद्दा। ये रहेगा दूसरा मुद्दा, चीन का बढ़ता प्रभाव इंडियन ओशन रीजन में। जो आज चीन सक्रिय हो रहा है, जिस गति से सक्रिय हो रहा है पूरे भारतीय समुद्र के, भारतीय महासागर के क्षेत्र में, ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक भारत के ऊपर प्रभाव डालने वाली बात है, क्योंकि आज दिन तक इंडियन ओशन रीजन में भारत का प्रभाव है, मगर अब ये भारत का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। और तीसरा मुद्दा, भारत के संबंध किन के साथ, एक तो रहा यूएस के साथ और दूसरा रहा रशिया के साथ, क्योंकि यहाँ भी एक धर्म संकट जैसी परिस्थिति है भारत के लिए, जिससे हमें वाकिफ होना जरूरी है कि भारत के जो दो दोस्त है, दो मुख्य दोस्त है, जिसमें यूएस और रशिया का समावेशन होता है, ये भारत के अच्छे दोस्त रहे हैं। ये हमारा परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल है, यानी कि पुराना है, और ये हमारा नया है, ठीक है। मगर ये जो दो दोस्त है, ये दोस्त आपस में राइवल्स है, यानी कि दुश्मन है। तो अब भारत को अपना रास्ता खोजना है। ऐसे दो दुश्मन राष्ट्र जो भारत के लिए दोस्त का काम कर रहे हैं, उन दोनों में से एक को चुनना है, और ये एक को ऐसे चुनना है जो भारत के ऊपर चीनी दबाव को कम करे, चीनी प्रभाव को कम करे, या भारत के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के ऊपर भी जो है चीनी प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम करने में मददरूप साबित हो। तो अब लेखक ने यहाँ इस मुद्दे को बहुत ही क्रिटिकली एग्जामिन किया है कि क्या रशिया हमें इस चीन नाम के राक्षस से जो है हमें रिलीज कर सकता है, हमें उसे मुक्त कर सकता है उसके भय से, या यूएस हमें इस भय से मुक्त कर सकता है। ये मुद्दे के ऊपर लेखक ने क्रिटिकली एग्जामिन किया है और अपनी बातों को, अपने संशोधन को जो है हमारे समक्ष रखा है। लेखक ने यहाँ साथ में ये भी जिक्र किया कि जब से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री पद पर आए हैं, तब से आज दिन तक उन्होंने शी जिनपिंग अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ लगभग 18 मुलाकातें की है, 18 मीटिंग्स। ये मैं आपको फिजिकल बोल रहा हूँ, वर्चुअल जो हुई वो तो अलग, उसका यहाँ जिक्र ही नहीं हुआ, मगर फिजिकली वे लोग 18 टाइम्स मिले हैं। मगर इसका जो फायदा जो है, जो हमें हमारे आर्थिक क्षेत्र में दिखना चाहिए, या आप कह लीजिए हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट में दिखना चाहिए, वो यहाँ नहीं दिख रहा है। तो लेखक यहाँ प्रधानमंत्री की इस पर्सनल डिप्लोमेसी की भी निंदा करते हैं, उसका भी खंडन करते हैं, और कहते हैं कि पर्सनल डिप्लोमेसी जो है उनकी जो है अपनी सीमितता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब राष्ट्र प्रमुख एक दूसरे से मिलेंगे झूठी मुस्कुराहट के साथ, जब वो फोटो खिंचवाएंगे, तो उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे कोई भी राष्ट्र जो है वो ऐसा ही निर्णय लेगा जो उनके आर्थिक हित में हो, नहीं कि पर्सनल डिप्लोमेसी से अपना आर्थिक हित जो है वो लेट गो कर देगा और भारत जैसे देश का साथ देगा। तो यहाँ लेखक ने हमारे प्रधानमंत्री की जो पर्सनल डिप्लोमेसी है उसको, उसकी निंदा तो हम लोग नहीं कर सकते, मगर उसको बेअसरकारक या बिन असरकारक जरूर बताया है। फिर लेखक ने यहाँ चीन की नीतियों की भी बात की कि चीन दरअसल कर क्या रहा है। तो लेखक के मुताबिक भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में चीन एक मुख्य निवेशकार बनकर उभरा है, यानी कि चाइना हैज एमर्ज्ड एज अ टॉप इन्वेस्टर इन इंडियाज फ्रेंडली नेबरहुड नेशंस, यानी कि जिन जिन राष्ट्रों के साथ भारत को अच्छे संबंध थे, सुमधुर संबंध है, वहाँ चीन एक मुख्य निकासकार के तौर पर उभरा है। चीन वहाँ पैसे जो है वो बहा रहा है, खर्च कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ एक मेंटल रिवोल्यूशन हो रहा है। जो देश आज दिन तक, प्राचीन काल से आज दिन तक चीन के साथ नहीं थे, वो भी अब चीन के साथ जो है चीन के तरफ ढलने लगे हैं। जिसमें अगर हमें एग्जाम्पल लेने हो तो हम लोग 2-3-4 राष्ट्रों के एग्जाम्पल ले सकते हैं। सबसे प्रथम मैं यहाँ लिख दूं कि टॉप इन्वेस्टर चाइना,
कहाँ? तो सबसे प्रथम श्रीलंका, उसके बाद अगर आप बात करें तो बांग्लादेश, साथ ही में नेपाल। यहाँ चीन बहुत ही तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है, तो वहाँ के लोगों को मजा आ रही है, वहाँ की सरकारों को भी मजा आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये लोग चीन का जो मंसूबा है वो पहचानते नहीं, ये निसंदेह जानते हैं कि चीन एकदम हरामी राष्ट्र है, विस्तारवादी राष्ट्र है, वे जानते हैं, मगर इन लोगों को आर्थिक फायदा मिल रहा है, इन लोगों को तात्कालिक यानी कि इमीडिएट रूप से आर्थिक फायदा दिख रहा है, और यही आर्थिक फायदा इन लोगों को चाइना की तरफ ढलने पर मजबूर कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये लोगों को मालूम नहीं, ये लोगों को 100% मालूम है, दे आर नोइंग 100% फॉर श्योर अबाउट दिस चाइनीज असर्टिव एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी। मगर जैसे मैंने बताया कि दे आर गेटिंग इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट, दे आर गेटिंग रिजल्ट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और भारत वहीं ये टॉप इन्वेस्टर की भूमिका जो है वो नहीं निभा पाता, क्योंकि भारत का तो डेफिसिट अपने राष्ट्र में भी चल रहा है, तो वो दूसरे राष्ट्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कहाँ करने जाएगा, जिसका लाभ जो है वो चाइना निरंतर उठा रहा है। साथ ही में श्रीलंका और बांग्लादेश में चीन जो है वो टॉप आर्म सप्लाईज करता है, टॉप आर्म सप्लायर। यानी कि चाइना इन लोगों का जो है मेंटल रिवॉल्यूशन कर कर अपनी उत्पाद भी बेच रहा है, आर्थिक रूप से चाइना भी सुदृढ़ हो रहा है, मजबूत हो रहा है, ठीक है। मगर जैसे मैंने बताया, ये सबको मालूम है, ये सब देश जानते हैं कि चाइना जो है वो दरअसल विस्तारवादी है, और वो ये छोटे छोटे देशों को निगल जाएगा, मगर इमीडिएट इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स है दिख रहे हैं इन देशों को, और इसी के लिए ये देश जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर एशिया के बारे में देखें, ये तो बात हुई पड़ोस की, मगर एशिया के बारे में देखें, एशिया में चाइना का प्रभुत्व, एशिया में चीन का प्रभुत्व, या आप कह लीजिए डोमिनेंस, तो ये आज ज्यादा है, भारत से ज्यादा है, भारत से ज्यादा है, जिसका कारण लेखक ने 2 कारण दर्शाए हैं कि 2 कारण की वजह से आज ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है, जिसमें प्रथम कारण जो है वो है इंडियन ओशन रीजन में भारत की मौजूदगी। भारत की मौजूदगी, निसंदेह भारत मौजूद ही है, मगर हम लोग इतने मौजूद नहीं है जितना चाइना है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है, हमारे पास सीमित रिसोर्स है, तो हम लोग, हमारी प्रेजेंस तो है, पेट्रोलिंग भी होता है, हमारी इंडियन नेवीज की भी प्रेजेंस रहती है, मगर जिस इंटेंसिटी से, जिस तीव्रता से अमेरिकन नेवी प्रेजेंट है, पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी की जो नेवी है PMLN, उसकी जो हाजिरी है, उसकी जो मौजूदगी है, उस तीव्रता से हम मौजूद नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है। ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण, भारत किसी भी एशिया के ऐसे संगठन में भी शामिल नहीं है, एक भी प्रादेशिक संगठन में भारत शामिल नहीं है, जैसे आप कह लीजिए आसियान हो या आप कह लीजिए सार्क हो। तो ये भी एक बात है कि चाइना जो है वो अपना प्रभाव यहाँ से बढ़ा लेता है, क्योंकि भारत यहाँ मौजूद नहीं है, भारत मौजूद नहीं कहाँ? प्रादेशिक आर्थिक संगठन में। तो यह भी एक कारण है कि चीन अपना प्रभाव एशिया के ऊपर भी बढ़ाने में कामयाब हो चुका है। भारत के पड़ोस में तो उसने अपना प्रभाव बढ़ाया ही, वो तो हमने देखा, पैसे फेंक कर, टॉप इन्वेस्टर बनकर, मगर यहाँ एशिया में इसका प्रभाव बढ़ा है। तो उसके 2 अन्य कारण है, एक ये तो कारण है ही, मगर उसके साथ साथ भारत में इंडियन ओशन रीजन की चाइना की तुलना में कम मौजूदगी, और
प्रादेशिक व आर्थिक अच्छे संगठनों में भी भारत जो है वो गैरहाजिर है, भारत उसमें मौजूद नहीं है। तो ये भी दो कारण चाइना के बढ़ते प्रभाव में, एशिया में चाइना के बढ़ते प्रभाव में हम लोग दे सकते हैं। और यहाँ साथ ही लेखक ने एक ये भी प्रश्न जो है पूछा है कि क्या हम लोग हमारा डिफेंस स्पेंडिंग हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर बढ़ाकर, चाहे वो पाकिस्तानी फ्रंटियर हो या चाहे वो चाइनीज फ्रंटियर हो, तो क्या हम लोग वहाँ हमारी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाकर हम लोग हमारा इंडियन ओशन रीजन जो है उसे महफूज रख सकते हैं, उसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो ये बड़ा प्रश्न लेखक के द्वारा हमारे नीति निर्माणकारों को पूछा गया है कि जो हमारी सुरक्षा की जो बात है वो देखते हैं, जिसमें हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी शामिल है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज भी शामिल है। ठीक है, तो उनको लेखक ने यह प्रश्न पूछा है कि क्या हम लोग हमारा पूरा ध्यान हमारे उत्तरीय सीमाओं पर केंद्रित कर क्या हम हमारे इंडियन ओशन रीजन के इस खतरे के सामने टिक सकते हैं, इस खतरे का मुकाबला कर सकते हैं? ये खतरा जो निरंतर इंडियन ओशन रीजन में फैल रहा है और हमें सबको मालूम है कि ये चीन की ही करतूत है, चीन का ही प्रभाव है। इसके साथ साथ लेखक ने भारत चीन के इस बॉर्डर या आप कह लीजिए सीमा संघर्ष पर, बॉर्डर डिस्प्यूट कहो या सीमा संघर्ष कह लीजिए, उसमें लेखक ने कहा है कि भारत को कई लोकतांत्रिक देशों का साथ मिल सकता है, कई लोकतांत्रिक देशों का साथ मिल सकता है। इंडिया चाइना सीमा संघर्ष, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है और है ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ये सब भी चाइनीज नीतियों से परेशान है और चाइनीज आर्थिक नीतियों से परेशान है। हालांकि इन लोगों को तो चीन की विस्तारवादी नीतियों का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा क्योंकि वे भौगोलिक रूप से दूर है, कई दूर है, दूसरे खंडों में ही है। मगर चाइना की जो आर्थिक नीति है, ये नीति इन लोगों को भी नुकसान कर रही है, इनके बाजारों को भी नुकसान कर रही है। तो ये लोग भी खुश नहीं है चीन से। तो 100% ये भारत को सपोर्ट कर रहे हैं चाइना के सामने लड़ने के लिए हमारे सीमा संघर्षों में। साथ ही में ये राष्ट्र जो है वे इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए भी इन लोगों को भारत की आवश्यकता रहेगी, भारत का सहयोग चाहिए। तो ये भी एक अपने आप में अच्छी बात है। मगर ये चार राष्ट्र अपने आप में इतने बड़े नहीं है कि वो चाइना के सामने लड़ सके, चाइना को रोक सके, चाइना को खत्म कर सके। ये काम मात्र और मात्र एक ही राष्ट्र कर सकता है आज पूरे विश्व में, वो है अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका, यानी कि महाशक्ति अमेरिका। मात्र यह एक ही विश्व में देश बचा है जो चाइना के सामने लड़ सकता है, चाइना को हरा सकता है, चाइना को खत्म कर सकता है। और इसीलिए भारत को भी अपने दो दोस्तों के बीच में, एक पुराना दोस्त, एक नया दोस्त, इन दो दोस्तों के बीच में नया दोस्त चुनना एक भारत की अनिवार्यता है। और इसको क्यों चुनना है उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों भारत अमेरिका और रशिया में से मात्र और मात्र अमेरिका को ही चुनेगा, रशिया को नहीं चुनेगा। इसके कारण की चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। इनफैक्ट यही मुद्दा अब यहाँ से शुरू होने वाला है। जैसे हमने बात की कि दोनों ही देश भारत के मित्र देश है। इंडिया एक बाजू रहेगा यूएस और दूसरी बाजू रहेगा रशिया। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि रशिया हमारा पुराना दोस्त है, वहीं यूएस जो है वो हमारा नया दोस्त है। मगर हमें अब चुनना नया है क्योंकि हमारे पुराने दोस्त के साथ कुछ जो है उन पुराने दोस्त के स्वभाव में कुछ फेरफार आ गए हैं, पुराने दोस्त की नीतियों में भी कुछ फेरफार आ गए हैं जो कि भारत के लिए, भारत की अखंडता के लिए अपने आप में हानिकारक है। तो इसीलिए हमें हमारा नया दोस्त ही चुनना पड़ेगा।
देखिए, रशिया आज दिन की बात करें तो हमारे टोटल मिलिट्री गियर्स में 70% मिलिट्री गियर आज भी रशिया से आते हैं या रशिया में प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है। ठीक है, और अन्य डिफेंस इक्विपमेंट में भी रशिया का बहुत ही बड़ा हाथ है, वो हमें मालूम है। और इसीलिए जो वॉशिंगटन है वो जब भारत के साथ वो ऐसी कोई व्यू रचनात्मक समझौती कर रहा होता है, तब वो निसंदेह इस आंकड़े को देखता है या भारत और रशिया के बीच में अन्य जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको देखता है। हालांकि कुछ बोलता नहीं है, मगर उसको नोटिस जरूर करता है, क्योंकि यूएस और रशिया भी आमने सामने है। हमें मालूम है एक लोकतंत्र है, सामने साम्यवाद है, हमारे दोनों दोस्त है। साम्यवादी दोस्त जो था वो पुराना था, जो बदल गया है, मगर लोकतांत्रिक जो दोस्त है वो नया है, शक्तिशाली भी है। ठीक है, तो ये एक मुद्दा है। तो ये मुद्दा रशिया का आज हमारे संबंध के साथ जो है सकारात्मक है। मगर अगर नकारात्मकताओं की बात करें भारत और रशिया के संबंध में, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि इंडिया चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, यानी कि सिनो इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट्स, उसमें रशिया कभी भी भारत का पक्ष नहीं लेगा, कभी भी पक्ष नहीं लेगा, क्योंकि वो चाइना को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है। और जैसे हमें मालूम है कि अमेरिका भी रशिया की जो नीतियां है विस्तारवाद की, उसके खिलाफ है। तो ये रशिया जानता है, तो इसी की वजह से रशिया चीन को अपना मित्र मानते हुए, नहीं कि अमेरिका को, वो भारत का पक्ष कभी नहीं लेगा। और आमतौर पर वो भारत और चीन के मुद्दों पर आमतौर पर वो साइलेंट ही रहता है, वो मौन ही रहता है। कभी भी रशिया ने अपना स्थान जो है वो क्लियर नहीं किया कि वो दरअसल किसके पक्ष में है, वो सुस्पष्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये बात रही पहली। दूसरी बात, रशिया जो है वो भारत की नीतियों की भी विरोध करता है। भारत की नीति का विरोध, जैसे वॉशिंगटन यानी कि यूएस की इंडो पैसिफिक पॉलिसी में भारत का सहयोग देना, वो रशिया को स्वीकृत नहीं है। रशिया इससे नाराज है, वो राजी नहीं है। प्लस भारत की क्वाड में पार्टिसिपेशन, भारत का जो 4 देशों के बीच में ये जो एक नेक्सस बना है डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, उसमें जो भारत का पार्टिसिपेशन है वो भी रशिया को मंजूर नहीं है। रशिया उसके भी खिलाफ है। जैसे इंडो पैसिफिक और साथ ही में क्वाड, ठीक है, इन दोनों के खिलाफ है। तो ये मुद्दा हुआ एक और कि क्यों भारत को रशिया का अब साथ नहीं देना चाहिए, क्यों भारत को रशिया से साथ नहीं देना, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मगर एक डिस्टेंस कायम करना होगा। प्लस ये भी भारत को ध्यान में रखना होगा कि रशिया चाइना के साथ संघर्ष के मामले में कभी भी भारत के साथ नहीं देगा। जो है, हमें मेंटल रूप से स्टेबल रहना है। ठीक है, तो इसके लिए यही बात है। अगर उसके बाद का मुद्दा देखें कि क्यों रशिया चाइना को कुछ नहीं बोलेगा और भारत का पक्ष नहीं लेगा, तो एक मुद्दा ये भी है कि सोवियत यूनियन का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसका जब विघटन हुआ, तो उसके बाद का जो बना हुआ रशिया है वो भी अपने आप में एक विस्तारवाद है, वो भी अपने आप में एक विस्तारवादी है, एक्सपांशनिस्ट, जिसका उदाहरण के रूप में जॉर्जिया और यूक्रेन दोनों का जिक्र कर सकते हैं। कैसे रशिया ने अन्य राष्ट्रों के अधिकार क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया अपनी सैन्य ताकत की मदद से या उसके उपयोग से। ठीक है, तो रशिया भी अपने आप में एक विस्तारवाद है। प्लस दोनों साम्यवाद तो है ही, दोनों की जुगलबंदी पुरानी है। भले ही साम्यवाद में अलग अलग प्रकार के हो, रशिया का जो साम्यवाद है वो ट्रिगर्ड बाय इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, वहीं जो चीन का साम्यवाद है वो ट्रिगर्ड बाय फार्मर्स है, वो कृषकों का है। तो इन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है, मगर जो होलमसोल आइडियोलॉजी है इन दोनों की वो एक दूसरे से मिलती है। प्लस इन लोगों का जो स्वभाव है एक्सपेंशनिस्ट का, वो भी एक दूसरे से मिलता है। और आज दिन चीन और रशिया अपने संबंधों को एक अभूतपूर्व ऊंचाई के ऊपर देख रहे हैं
कि हम लोग आज वहाँ खड़े हैं जहाँ हम लोग कभी पहुँचे ही नहीं थे। वे लोग ट्रेडिंग एक दूसरे के साथ बहुत ही बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, साथ में संयुक्त रूप से हथियारों का उत्पादन कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक वजह है कि रशिया चाइना के और करीब आ गया है। प्लस अमेरिका के सामने लड़ने के लिए चाइना और रशिया को एक होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उन लोगों के लिए फायदेमंद है। तो वे लोग एक हो गए हैं अमेरिका और पूरी दुनिया के सामने लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। तो इन सारे कारणों की वजह से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत को भविष्य में अगर चीन को रोकना है, अगर चीन को नियंत्रित करना है, तो भारत को निसंदेह अमेरिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं है भारत के पास। अमेरिका के पास भी अगर चीन को रोकना है तो भारत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये हम दोनों की मजबूरियां हैं जो हम दोनों को नजदीक लाई है और आगे भी नजदीक रखेगी। वाइल सिंस फ्रॉम इंडिपेंडेंस वी वर नॉट टू क्लोज। तो आज के दिन हम लोग ये कह सकते हैं, ये कहना उचित रहेगा कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है, द्विपक्षीय संबंध, वे आज एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। दे आर एट द हाईएस्ट पीक एवर, ये कहना उचित रहेगा। मगर सामने ये भी एक फैक्ट है कि रशिया और चाइना के संबंध भी आज एक नई ऊंचाई पर है, जिन ऊंचाइयों का दावा जो है ये दो राष्ट्रों के द्वारा हो रहा है। और इसके कुछ आंकड़े भी है, उस आंकड़ों पे भी हमें लगता है कि यस, इन दोनों के बीच में आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व राजनीतिक संबंध बहुत दृढ़ हो रहे हैं। अगर इन आंकड़ों की बात करें तो रशिया का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है उसमें से 14% एक्सपोर्ट्स मात्र और मात्र चीन में होता है। रशिया एक्सपोर्ट्स, वहीं सामने रशिया इंपोर्ट। देखिए, रशिया एक्सपोर्ट्स चाइना 14.1%, और वहीं जो रशिया इंपोर्ट्स है उसमें भी चाइना का बहुत योगदान है। चाइना बेचता है रशिया को अपने उत्पाद, और उसमें भी चाइना 22% अपनी उत्पाद जो है वो मात्र और मात्र अकेले रशिया में एक्सपोर्ट करता है, रशिया इंपोर्ट करता है। यानी कि ऐसा भी कहा जाता है, कह सकते हैं यहाँ कि रशिया का 22% इंपोर्ट अकेले चाइना से होता है। तो ये जो मानदंड है वो मुझे लगता है कि यह पूर्ण है इन दो राष्ट्रों के बीच में संबंधों को देखने के लिए, इन दो राष्ट्रों के बीच के संबंधों का निष्कर्ष निकालने के लिए। अब यहाँ अगर भारत की बात करें तो रशिया का एक्सपोर्ट भारत में आता है वो है मेयर 1.7%। वहीं जो रशिया का इंपोर्ट है, यानी कि भारत अपनी गुड्स रशिया को बेचता है, वो है मेयर 1.6%। ये परिस्थिति है। तो अब बताओ कि रशिया जो है वो चाइना का साथ देगा या भारत का साथ देगा? भले ही रशिया और भारत परंपरागत एक दोस्त है, एक मित्र है, ट्रेडिशनल फ्रेंड्स है, मगर आज ये जो पूरा परिदृश्य है वो बदल रहा है, मोर कॉम्प्लेक्स हो रहा है और ज़्यादा तेजी से परिवर्तन हो रहा है। और इस परिवर्तन में हमें मात्र और मात्र यूएस का साथ ही मिल सकता है। जैसे प्रत्येक राष्ट्र अपने राजनीतिक व आर्थिक विकल्पों को बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्न, जैसे भारत भी है और अन्य राष्ट्र भी रहते हैं। तो यहाँ हमें समझना होगा कि भारत को आर्थिक रूप से पहले तो भारत की प्रगति करनी होगी या भारत को करनी पड़ेगी, तभी हम लोग इस चाइना के प्रभाव को कम कर पाएंगे, उसको शून्य कर पाएंगे। और ये एक भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी तक है जिसमें भारत को अपने दो मित्रों के बीच में एक अच्छा मित्र चुनना है, जो कि भारत को चाइना के डर से, चाइना के खौफ से उसे छुड़ा सकता है, उसे मददरूप हो सकता है। और भारत को ये तक जो है वो पकड़ लेनी चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हमने लेखक का बहुत ही अच्छा संशोधन देखा और उस संशोधन में नेक्सस की बात की, भारत को मध्य में रखते हुए यूएस, रशिया और चाइना का जो एक संबंध है उसकी बात की, और देखा कि कैसा ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन जो है वो ओवरऑल भारत के लिए हानिकारक है अगर भारत रशिया के साथ गया तो। क्योंकि एट द एंड अगर भारत रशिया के साथ गया तो एट द एंड भारत को कुछ नहीं हासिल होने वाला, सिवाय क्या बिट्रे। मगर अगर भारत ने सूझबूझ दिखाकर अगर भारत ने यूएस का साथ दिया तो यूएस, भारत एवं अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र जो है वे सब साथ मिलकर
ऐसे साम्यवादी विस्तारवादी राष्ट्रों के सामने लड़ सकेंगे और मुझे लगता है कि वे सफल भी होंगे. सो वी आर एंडिंग अवर टुडेस डिस्कशन विद दिस पॉइंट. आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, अगले अभ्यास के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी. स्वस्थ रहिए, खुश रहिए.